So, hello everyone, myself Ankit, welcoming you to my YouTube channel Study with me Yes You Can. आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया भी है और आज हम क्वार्टर वाला मामला पार कर चुके हैं, यानी 125 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। धीरे धीरे आगे हम बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा, मेहनत करते करते हम सक्सेस जरूर होंगे। ठीक है, तो आज हम वो जो हमारा प्रीवियस केमिस्ट्री का पार्ट छूट गया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसको डील करने वाले हैं। क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पहले पार्ट में हमने इलेक्ट्रॉन तक डिस्कस कर लिया था। सेकंड पार्ट में आज हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स, डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब हम उसकी पढ़ेंगे आज। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं विद अवर वेरी टॉपिक जिसका नाम है क्या नाम है भाई? क्या नाम है? प्रोटॉन नाम है सर। क्या नाम? प्रोटॉन। तो भाई प्रोटॉन क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी ज्योग्राफी क्या, देखते हैं। हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, याद है? उसमें कैनाल बनाई थी, है ना, एनोड को परफोरेटेड बनाया था। उसके अंदर से देखा कि उसकी तरफ जो रेज आ रही थी कैथोड की तरफ से, वो यहाँ फ्लोरोसेंट लगाया था, सच एंड सच एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें जस्ट अपोजिट कर देते हैं। क्या अपोजिशन करते हैं हम, देखना थोड़ा सा अगर बताऊं तो मैं, कुछ ये टाइप की हमारी ट्यूब थी, एक वैक्यूम ट्यूब, ये हमने वैक्यूम दे दिया था। इधर हमने एक रोड लगाई थी, एक इलेक्ट्रोड लगाया था, और इधर दूसरा इलेक्ट्रोड लगाया था हमारा। क्लियर? ये था एक्सपेरिमेंट। क्लियर? अब आप देखना, उस एक्सपेरिमेंट में हमने इसको क्या माना था? इसको माना था हमने कैथोड, इसको माना था एनोड। इसमें हम परफोरेटेड कैथोड यूज करेंगे। ये तो होगा हमारा नेगेटिवली चार्ज यानी कैथोड, और ये होगा हमारा इधर पॉजिटिवली चार्ज यानी क्या? एनोड। क्लियर? और इसके अंदर हम सिमिलरली गैस फिल कर देंगे। यहां जो गैस हम फिल करने वाले हैं उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। क्लियर? अब देखना क्या है, देखना सेम टू सेम बात वो होगी। यहां से रेज निकलेंगी जिसका नाम क्या है? नेगेटिवली चार्ज रेज थे, उनको ना हमने क्या बोला था? कैथोड रेज बोला था। क्या बोला था? कैथोड रेज। क्लियर? आपको इधर दिखाई दे रहा होगा कैथोड रेज। अब इधर के थ्रू कुछ रेज आएंगी फ्रॉम कैथोड टू एनोड, उन रेज को हमने बोला कैथोड रेज। अब जब ये रेज आएंगी ना, तो इसके अंदर क्या गैस भरा हुआ है? हाइड्रोजन गैस। उससे टकराएंगी, और टकराने के बाद गैस को कर देंगी आयनाइज, और गैस को आयनाइज करके कैसा बना देंगी? पॉजिटिवली चार्ज। सॉरी, इधर मैंने बनाई नहीं, क्योंकि बैटरी तो बनाई ही नहीं रे बाबा। ये हमने बनाई हमारी बैटरी, हाई वोल्टेज की, 10,000 वोल्ट अप्रोक्स इसका वोल्टेज होता है। ठीक है? और इधर से जब हमारा ये कैथोड रे आई, तो जो ये हाइड्रोजन का पार्टिकल था, इस पे हमारा चार्ज आ गया। कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड पे आएगा। ये कौन सी इलेक्ट्रोड है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड। और ये इधर से इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे सारे के सारे हाइड्रोजन पार्टिकल्स। ठीक है? और जैसे हमने उसमें फ्लोरोसेंट की कोटिंग की थी, इधर भी हमने फ्लोरोसेंट की कोटिंग कर दी। ठीक है? अब हमने देखा कि जो हाइड्रोजन जो थी गैस, वो इधर की तरफ इन कैनाल्स के थ्रू ट्रेवल करके इस फ्लोरोसेंट पे पहुंचेंगी। सो वी कॉल दीज रेज एज पॉजिटिवली चार्ज रेज, या फिर इनको हमने एक अनदर नाम दिया जिसका नाम था हमारा कैनाल रेज। क्लियर? इन रेज को हमने क्या नाम दिया? कैनाल रेज नाम दिया। यहां तक की स्टोरी क्लियर? ठीक है? इधर की तरफ हमारी नेगेटिवली चार्ज यानी कैथोड रे आई, उसने आयनाइज किया हमारे हाइड्रोजन के पार्टिकल्स को जो इन कैनाल से निकले, इसलिए इस रेज को हमने क्या बोला? कैनाल रेज बोला। क्लियर? स्टडी क्या हुई? स्टडी ये हुई हमारी कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज रेज थी ना, क्लियर, इसको आपने देख लिया होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये जो पॉजिटिवली चार्ज रेज थी यानी कैनाल रेज थी, इसके अंदर हमने डिफरेंट गैसेस फिल की, और डिफरेंट गैसेस के साथ में एक्सपेरिमेंट किया। बट जो लाइटेस्ट गैस थी जिसमें सिर्फ एक यूनिट चार्ज था, यूनिट चार्ज का मतलब ओनली वन यूनिट चार्ज, वो थी हमारी हाइड्रोजन गैस।
So we derive the term proton for that one hydrogen ion who got attracted by our cathode electrode. Clear? उस एक हाइड्रोजन के पार्टिकल को हमने, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो आयनाइज्ड है, वो जो हमारे अभी मैंने कैथोड बनाया था उससे अट्रैक्ट हुआ, उस एक पार्टिकल को हमने क्या बोला, वी टर्म्ड दिस आयन एज प्रोटॉन. क्या टर्म दी इसको हमने? प्रोटॉन. क्लियर? प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी हमने पढ़ ली. क्लियर? अब हम क्या देखेंगे, ये जो प्रोटॉन है ना भाई साहब, ये प्रोटॉन क्या करता है क्या नहीं करता है, इसके बारे में डील करेंगे. प्रोटॉन के ऊपर हमारे रदरफोर्ड साहब ने भी खूब काम किए थे. ठीक है, उनकी भी एक मेमोरेबल एक हिस्ट्री आती है प्रोटॉन के ऊपर. पर एक बात और बताना चाहूंगा कि भाई इसके ऊपर चार्ज और इसके ऊपर मास कितना होता है. सो वी डील अबाउट द चार्ज. तो इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसको डेनोट हम इस तरीके से करते हैं प्रोटॉन को, और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. सेम बट विद पॉजिटिव साइन एज ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर? व्हेन वी टॉक अबाउट मास, तो इसका जो मास आता है हमारा वो आता है प्लस ऑफ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजीज. कितना? ये हमारी जो आई, ये आई हमारा मास ऑफ प्रोटॉन. क्लियर? इस चीज के आपको ध्यान रखना है. ठीक है, फिर जब हमने डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट चीजें खोज, डिफरेंट एटम्स की हमने डिस्कवरी कर ली, तो हमारे सामने ऐसा आया कि सर सिर्फ प्रोटॉन सिर्फ और इलेक्ट्रॉन से काम हमारा नहीं चल रहा, हमें एक नई डिस्कवरी की जरूरत है, नए पार्टिकल की डिस्कवरी की रिक्वायरमेंट है. वो नया पार्टिकल क्या था क्या नहीं था उसके बारे में अभी हम डील करेंगे. प्रोटॉन के बारे में हमने देख लिया है. ठीक है, तो क्या देखा ये नोट कर लेना. ठीक है, क्लियर? और एक ये नोट जरूर कर लेना कि इसको पॉजिटिवली चार्ज रे को हम क्या बोलते हैं? कैनाल रेज बोलते हैं. इतना हमारे सिलेबस में है. गोइंग फर्दर हमारा टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं, कमिंग बैक टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है हमारा न्यूट्रॉन. कि भाई न्यूट्रॉन क्या होता है? नए पार्टिकल जिसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ी, वो नया पार्टिकल क्या था? हमारा न्यूट्रॉन. ये न्यूट्रॉन क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हम डील करेंगे. ठीक है, क्लियर? अब हम न्यूट्रॉन क्या देखा. न्यूट्रॉन सबसे पहले हमारे चार्डविक साहब थे. चार्डविक साहब ने क्या किया 1932 के अंदर, कौन से साल में? 1932 के अंदर उन्होंने क्या देखा? किसने? चैडविक साहब ने. चैडविक साहब ने 1932 के अंदर क्या देखा? ये देखा उन्होंने 1932 के अंदर कि जब उन्होंने, भाई इस टाइम तक है ना हमारे अल्फा बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स, इनकी स्टोरी मैं आज ही बताऊंगा तुम्हें, है ना, बड़ी मस्त स्टोरी है, उसके बारे में डील करेंगे. उन्होंने देखा कि जब हम अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करते हैं, बमबारी करे हमने अल्फा पार्टिकल की, जब किस पे? एक बेरिलियम की सीट पे हमने इस तरीके से एक सीट ली बेरिलियम की, और उसके ऊपर ये हमारी बीई की सीट है बेरिलियम की. ठीक है, जब बेरिलियम की सीट पे हमने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की, तो देखा क्या कि इससे एक अलग ही पार्टिकल का जन्म हुआ. उस अलग ही पार्टिकल जो था वो कंप्लीटली न्यूट्रल था, है ना. जो अलग पार्टिकल हमारा आया, ये जो पार्टिकल, लेट इट बी डिनोटेड विद एन, ये जो पार्टिकल था इसको नाम दिया हमने, क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन. इसको नाम दिया हमने न्यूट्रॉन. इसके बारे में हमने स्टडी की. ठीक है, ये जो न्यूट्रॉन नाम की जो नई टर्म आई, किसने दी? चैडविक साहब ने दी, न्यूट्रॉन नाम की टर्म. क्लियर? अभी जो न्यूट्रॉन नाम की टर्म है ना, ये कंप्लीटली न्यूट्रल था. इसका नाम ही इस वजह से शायद न्यूट्रॉन पड़ा. क्या था? न्यूट्रल. किसी भी टाइप का पॉजिटिव हो नेगेटिव चार्ज हो इस पर प्रेजेंट नहीं था. कंप्लीटली अनचार्ज पार्टिकल था. कैसे देखा हमने? इसके पॉजिटिव, इसको नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाया. पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से जब पास करवाया तो देखा कि भाई किधर भी डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, सीधा निकल गया. न्यूट्रॉन बन गया हमारा. काम सही चल रहा था सब. ठीक है, फिर बात ये आई कि सर इसकी जरूरत हमने क्यों पड़ी थी? हमें जरूरत पड़ी क्योंकि हमने देखा
कि मास को जो कंट्रीब्यूट कर रहा था एटम्स को सिर्फ प्रोटॉन कंसिडर कर रहा था, पर हायर जब एटम्स की तरफ हम गए तो उनमें प्रोटॉन से काम नहीं चल रहा था। सिर्फ हमें ऐसा महसूस हुआ कि एक अनदर है चार्ज पार्टिकल जिसका अनचार्ज पार्टिकल, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व हो रहा था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के थ्रू, अनचार्ज पार्टिकल बट विद स्लाइटली ग्रेटर मास। एक जो पॉइंट इसमें याद रखने वाला है कि स्लाइटली ग्रेटर मास देन ऑफ आवर प्रोटॉन is present in one single atom। ये हमने ऑब्जर्वेशन की। क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन से स्लाइटली ग्रेटर मास का एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर किसी भी टाइप का चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, वो प्रेजेंट भी होता है हमारे एटम के अंदर। तो भाई बात क्या आई, ये हमारा एटम बाबू था। इस एटम बाबू के हमने, जिसको हमारे डाल्टन साहब ने इटरनल कहा था। इटरनल का मतलब क्या है, इसके बाद में किसी भी टाइप के पार्टिकल्स की प्रेजेंस नहीं है, अनंत है ना, इससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं है। ऐसा किसने कहा था, डाल्टन ने कहा था, पर ये हमने गलत कर दिया है ना। ऐसा किसने कहा था, डाल्टन ने कहा था, ऐसा हमने गलत कर दिया। क्यों किया अभी वो देखेंगे, डाल्टन के ड्रॉबैक थे। ये जो एटम है इसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हमने डिस्कवरी कर ली। पहला जो हमारा आया इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमारा आया प्रोटॉन एंड तीसरा हमारा है न्यूट्रॉन। तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हमने कर ली है। आगे बढ़े तो कमिंग बैक टू फर्दर टॉपिक, तो एक हम टेबुलर फॉर्म लेंगे। इसको ना तुम साथ साथ में लिख लिया करो, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें तीनों ही जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी सभी चीजें एक ही साथ डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रॉन, किसको देखा, इलेक्ट्रॉन को। देन हमने देखा प्रोटॉन को, देन हमने देखा किसको, न्यूट्रॉन को। क्लियर, यहां तक आपकी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। मुझे 1-2 चीजें और बतानी है प्रोटॉन के बारे में, वो भी मैं अभी डील करूंगा, पर अभी आप इतना देखो है ना, जब हम ये टेबल बना लेंगे उसके बाद हम उसकी डील करेंगे। क्लियर, अब देखना इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना भाई बताओ। पहले ये बताओ किससे डिनोट करते हैं, E- से। प्रोटॉन को E+ से, और न्यूट्रॉन को डिनोट करते हैं विद n, स्मॉल n। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, माइनस का 1.6 बोलो इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज करना सर सेम बट विद अपोजिट पोलरिटी, 1 यानी प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना सर, 0, न्यूट्रल पार्टिकल है। कमिंग बैक, नेक्स्ट मास की बात करें। इलेक्ट्रॉन का मास जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kgs होता है, जिसको हम फर्दर ग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अवर कन्वर्जन मेथड। ये जो बेसिक मैथ है उसको हम लास्ट में डील करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हमारा आया 1.672 इंटू 10⁻⁻27, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। एंड न्यूट्रॉन का मास मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि स्लाइटली ग्रेटर देन आवर प्रोटॉन, तो यानी 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। सॉरी मैंने यहाँ 27 नहीं लिखा, 27 kg। ये हमारी एक टेबुलर फॉर्म है जिसको आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इस डाटा को वाइल कैलकुलेटिंग अवर न्यूमेरिकल्स, ये हमें काम आएंगी, ये चीजें हमें हेल्प करेंगी, ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं बात करूं एटॉमिक यूनिट के अंदर, एटॉमिक यूनिट की मास की बात करूं तो इट्स कंसिडर्ड 0 ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 ऑफ प्रोटॉन एंड 1 ऑफ न्यूट्रॉन। इट्स एवरेज या नोट, मतलब अजम्पशन किया जाता है कि 0 इस मतलब इसकी वैल्यू होती है 0.00057 के करीब, इनकी वैल्यू होती है 1.00 समथिंग एंड 1.00 समथिंग, पर इसको हम एक अजम्पशन के तौर पे 0, 1 एंड 1 कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि बहुत छोटी ज्यादा वैल्यू आती है। प्रोटॉन के बारे में मुझे कुछ चीजों के बारे में आपको बताना था प्रोटॉन की, वो भी बता दूं मैं आपको, तो वो बेटर है। इस टेबल को मिटाता नहीं हूं, पहले मैंने इधर ही बनाने की कोशिश करता हूं। इस प्रोटॉन को डिस्कवर करते वक्त कुछ चीजों को
कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की बताई थी उसी तरीके से इसकी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जरूर होती है। लेक्चर बोर तो नहीं हो रहा ना? बता देना। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है देखना। जैसे कि हमारी कैथोड रे थी, ठीक है, बाबा ने बताया था कि भाई पहले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री के बाबा बनाए थे, उन बाबा ने बताया था कि भाई कैथोड रेज है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उसकी पहली प्रॉपर्टीज क्या बताई थी कि वो उसके अंदर जो गैस भरी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। किसके केस में? कैथोड रेज के केस में। बट इन द केस ऑफ कैनाल रेज या फिर पॉजिटिव रेज, इट डिपेंड्स, है ना। मास इज डिपेंडेंट ऑन दिस गैस फिल्ड इन दैट ट्यूब। मास जो होता है इस कैनाल रेज का, वो इस गैस पर डिपेंड करता है। सेकंड, चार्ज बाय मास रेशियो है, वो भी इस कैनाल रे का डिपेंड करता है इस गैस फील्ड, जो गैस उस ट्यूब के अंदर भरी गई है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जैसा हमने इलेक्ट्रॉन के केस में देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू उसको जब हमने चलाया, गुजारा गया, तो वो जो नेगेटिवली चार्ज थी इसलिए पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई। क्लियर? ये सब मैंने आपको बता दिया था वही। बट यहाँ क्या आता है कि इट हैव जस्ट द अपोजिट पोलैरिटी, सो इट हैव द जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी। इसकी जस्ट अपोजिट पोलैरिटी, तो वैसे ही इसकी जस्ट अपोजिट पोलैरिटी, उल्टी पोलैरिटी है तो उल्टी ही उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। उससे जस्ट अपोजिट काम करती है हमारी कैनाल रे, तो उसके जस्ट अपोजिट इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी जब इसको इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अगर हमने पास किया तो इसने अपोजिट प्रॉपर्टीज शो की दैट ऑफ कैथोड रेज। क्लियर? शॉर्ट नोट टाइप में आप ये बना लेना, ये सब रिटर्न है बुक्स के अंदर, पर समझना जरूरी है, ठीक है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसको रेज करते हैं, पहले फटाफट छाप लो। छाप लिया? उसके बाद में अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। अभी तक हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ ली, प्रोटॉन के बारे में जानकारी ले ली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की एक स्पेसिफिक टेबल हमने बना ली, न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब देखना है ना, हमारे स्टार्टिंग में एक डाल्टन साहब थे, पहली वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। उन्होंने कहा था कि ये जो एटम है वो एटर्नल पार्टिकल है, इसके बाद में किसी भी टाइप के पार्टिकल्स की फॉर्मेशन नहीं होती, ऐसा उन्होंने कहा था इन 1808। 1808 में इन्होंने क्या कहा कि भाई इसके अलावा किसी भी टाइप के पार्टिकल, इससे छोटा कोई भी पार्टिकल नहीं होता, ये लास्ट पार्टिकल होता है ना, इटर्नल पार्टिकल है, ठीक है। ये इन्होंने डाल्टन साहब ने बताया हमें। पर क्या बात हुई, थोड़ा ना पीछे जनरेटर की आवाज आ रही है, थोड़ा मैं देख रहा हूँ। अभी देखना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने कहा था कि एटम इज द लास्ट पार्टिकल, एटम लास्ट पार्टिकल है, एटम से छोटा कुछ नहीं। तो इस प्रॉपर्टी को हमने झुठला दिया बाय डिस्कवरिंग अवर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और कौन सी चीजें है ना डाल्टन साहब नहीं बता पाए थे, ये एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं करके गए, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी हमारी। और क्या चीज नहीं की इन्होंने, एटम की फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज, कैसे बनती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, इनके बारे में भी कोई जानकारी इन्होंने नहीं दी। और क्या नहीं बताया इन्होंने, सर एटम्स कंबाइन कैसे करते हैं, एटम, ये तो है नहीं कि सभी एलिमेंट्स फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, भाई हम भी बने हैं तो डिफरेंट एटम्स के कंबाइन होने की वजह से तो बने हैं, ये एटम्स का कॉम्बिनेशन नहीं समझा पाए,
कि एटम्स का कॉम्बिनेशन कैसे हुआ, या फिर मैं बोलूं कि मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसकी डील इन्होंने नहीं की। मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन की डील इन्होंने नहीं की, ये इन्होंने नहीं बताया। क्लियर? और क्या नहीं बताया सर? अभी हमने ना एक टर्म के बारे में डील नहीं किया है, जिसका नाम है, मैं यहां इसलिए इसको अलग से लिख देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, मस्त सी प्यारी सी, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसके थ्रू हम इस स्टोरी को, मतलब इस फिनोमिना को समझेंगे। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने क्या किया, देखा, ये जो प्रॉपर्टी है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ये रेडिएशन जो है ये एटम्स एमिट करते हैं, टाइम टू टाइम एमिट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप रेडिएशन। इसको भी डाल्टन साहब नहीं समझा पाए। भाई तो आपने समझाया क्या, मुझे बताओ। आपके सारे पॉइंट तो गलत हो गए ना, पर इन्होंने शुरुआत की, है ना। ही स्टार्टेड समथिंग न्यू, है ना, जिसके बारे में लोगों ने सोचना स्टार्ट किया। सो ही इज कंसिडर्ड, मतलब इतना फेमस इनको कंसिडरेबल माना गया है ना। अब इनके बाद में कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट की झड़ी लग गई। उन्होंने अपने अपने एटम्स के मॉडल सामने दिए, उनके भी ड्रॉबैक्स आए। ये सब चीजें अब हम डील करेंगे। उससे पहले हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनेंगे, एक नोबेल प्राइज विजेता के बारे में पढ़ेंगे, उनकी स्टोरी क्या थी ये भी देखेंगे अभी हम। ठीक है, तो इसको इरेज कर दूं, जस्ट अ सेकेंड, इरेज कर दूं, पहले लिख लो जस्ट। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। विलियम रोन, अभी हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में डील की कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की क्या गलतियां थी क्या नहीं थी, उसके बारे में हमने देखा। अब हम एक नए साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम क्या था, विलियम रोंटेगन। विलियम रोंटेगन, विलियम रोंटेगन, ठीक है। ये साहब बड़े मस्त थे, पता है। इन्होंने कुछ ऐसी डिस्कवरी कर दी जिनके बारे में आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसको आज तक हम यूटिलाइज करते हुए आ रहे हैं। ये विलियम रोंटेगन साहब ने क्या किया, देखो, इन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन देखो क्या तगड़ी थी उनकी। इन्होंने ऑब्जर्व किया, एक मेटल शीट ली, ही टुक अ मेटल शीट, ये मेटल का टुकड़ा लिया, मेटल की शीट ली, इस पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डाला। इलेक्ट्रॉन को जब इसके ऊपर एमिट करवाया हमने, इलेक्ट्रॉन को जब इसके ऊपर हमने बॉम्बार्ड करवाया, तो देखा कि एक डिफरेंट टाइप की हैवी रे आ रही है, हैवी पेनिट्रेटिंग रे आ रही है, जिसको किसी को भी पेनिट्रेट कर पाए। इस टाइप की रेज एमिट हुई इससे, जिसका नाम हमने दिया एक्स। अब इस रेज का नाम नहीं पता था हमें ना, अभी इस पे एक बात बताऊं आपको, देखना है ना। उनको इस रे का नाम नहीं पता, उन्होंने खूब ढूंढने की कोशिश की। तब तक इन्होंने क्या किया कि जैसा मैथ का फंडामेंटल होता है कि हमें किसी भी चीज के बारे में जानकारी नहीं है, तो लेट इट बी एक्स। सो ही गिवन नेम टू दैट रेज एक्स, लेट इट बी एक्स, एक्स रेज इन्होंने बोला उसको। आज तक ऐसा का ऐसा पढ़ा, ये नाम किसी ने छेड़ा ही नहीं। एक्सरे का नाम आपने कॉमनली सुना होगा, कभी भी आप डॉक्टर के पास में गए, किसी भी टाइप के आपको लंग इन्फेक्शन हुआ है या किसी भी टाइप का आपको कोविड के टाइम पे भी एक्सरे के थ्रू, पैट सीटी के थ्रू, सीटी स्कैन के थ्रू हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की जानकारी ले रहे थे, है ना। हमारी हड्डियां टूट जाती हैं तब हम ये करवाते हैं एक्सरे, डॉक्टर करवाता है, बोलता है कि ना आपकी हड्डी कैसे टूटी है मुझे देखनी है ना। तो इन एक्सरेज की फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो की है पेनेट्रेटिंग पावर, हाई पेनेट्रेटिंग पावर को यूज करके आज हम मेडिकल फील्ड में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। पेनेट्रेटिंग पावर को यूज करके आज हम कई सारी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। ये क्या करती हैं, एक बॉडी के थ्रू पास हो जाती है। लेट इट बी दिस मार्कर, है ना, इसकी परछाई दिख रही है आपको पीछे, दिख रही है परछाई, आप देख सकते हैं इसके पीछे, बोर्ड के पीछे देख रहे हैं आप इस परछाई को। अगर आप देख सकते हैं, एक सेकंड मैं कैमरा में देखता हूँ ना, एक मिनट रुकना। परछाई आप देख सकते हैं इसकी, अच्छा परछाई अगर आप नहीं देख सकते तो इमेजिन कीजिए कि इसके पीछे मान लो ये परछाई बनी हुई है ना बोर्ड के ऊपर। क्लियर? अगर ऐसे नहीं दिख रहा तो मैं टेढ़ा करके देखता हूं, मेरे हाथ देखो, मेरे हाथ की परछाई दिख रही है आपको? नहीं दिख रही तो चलो कोई बात नहीं, जस्ट लीव इट। मान लो
ये एक मार्कर है, ठीक है, इधर से मैंने एक्सरे इमिट कर दी इस मार्कर पे। इस मार्कर को छेद करके इसके अंदर से निकल जाएंगी वो रेज, और यहाँ हमने एक एब्जॉर्बिंग मेटल शीट रख दी ताकि वो ऑब्जॉर्ब हो जाए, कि वरना वो इससे भी पास हो जाता है आगे, ठीक है। उन रेज से हमने देख लिया कि इस मार्कर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। हमने इसको खोल के देखा, एक तो दो तरीके थे हमने, एक तो हम ऐसे खोल के देख लें, ओहो खुल जा भाई, हाँ ऐसे खोल के देख लें कि भाई इसके अंदर ये हड्डी है, ये टूट गई है, ऐसे देखो ये दिख रहा है आपको, मैंने इसकी हड्डी तोड़ दी है ना, हड्डी अलग अलग होगी देखो इसकी, अबे निकल, हाँ ये देखो हड्डी तोड़ दी मैंने इसकी, हड्डी देख सकते हैं ऐसे। तो इतना करने के लिए हमने कितनी सर्जरी करनी थी, मान लो अगर ये ह्यूमन होता तो, ठीक है। पर हमने क्या किया, हमने एक्सरे के यूज से इसके अंदर जो टूटी हुई हड्डी थी उसकी एक इमेज बना ली, उसके पीछे यहाँ बना ली इमेज। हमें किसी भी टाइप के चिराफाड़ी की जरूरत नहीं पड़ी और हमने इमेज मिल गई, हम उससे इलाज कर सकते हैं हमारा। इस तरीके से हमने एक्सरे की डिस्कवरी से इतना अच्छे अच्छे मतलब फील्ड्स में काम करना स्टार्ट किया, चीजों के अंदर झांकना स्टार्ट किया, चीजों को बिना नुकसान पहुंचाए हम अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाए इस एक्सरे के थ्रू। क्लियर, ये मुझे आपको बताना था। और एक स्टोरी और भी डील करनी थी मुझे। एक साइंटिस्ट और आए, खासकर, चलो मैं इरेज नहीं करते हैं इसको ना, एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था बेक्यूरल। क्या नाम था? बेक्यूरल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि कुछ हमारे इस टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें से ऑलरेडी ही कुछ रेज एमिट हो रही है अपने आप, इस पे इलेक्ट्रॉन डालने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने देखा कि कुछ पार्ट सब्सटेंसेस पे हम नोटिस कर सकते हैं कि अपने आप उनसे कुछ रेज का एमिशन हो रहा है, कुछ रेज का एमिशन हो रहा है हमारे, ये रेज हमने देखी। इन रेज के फिनोमिना को निकलने का इन्होंने एक पार्टिकुलर नाम दिया। उस फिनोमिना को नाम क्या दिया इन्होंने, यहां लिख दूं, फिनोमिना को नाम दिया इन्होंने रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी नाम दिया, क्लियर। और इस टाइप के एलिमेंट को क्या नाम दिया, एलिमेंट को इन्होंने नाम दिया कि दिस एलिमेंट्स आर नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। और फिर फर्दर साइंटिस्ट ने इस पे इतनी खोज करनी स्टार्ट की, जैसे हमारी मैरी क्यूरी, उनके पति पियरे क्यूरी जिनको नोबेल प्राइज भी मिला गया है, रदरफोर्ड साहब, ऐसे ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इनके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया तो किस चीज की स्टडी की होगी भाई, अंदाजा लगाया और देखा कि ये रेज कौन कौन सी थी, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इन रेज की। ये जो रेज है इधर दिखाई दे रहा है आपको, ये इस पोर्शन में दिखाई दे रहा है, क्लियर आपको कैमरामैन, ठीक है। तो इधर ये, इसको हमने बोला, सॉरी क्लियर, एक मिनट देख लेते हैं, इसको हमने बोला अल्फा, इसको हमने बोला बीटा, और इसको हमने बोला गामा। क्लियरली सी कर सकते हैं। देखो पीछे मैं एक कैमरामैन बिठा के रखता हूँ, अमीर देख रहे हो मेरी, हाँ कैमरामैन बिठा के रखता हूँ, ज्यादा मत देखो यार, मुश्किल से बिठा के रखा है उसको घूस देके, ठीक है। अभी तुम देखो इधर ध्यान रखो, अल्फा बीटा और गामा तीन टाइप की रेज इसमें से एमिट हुई। जब इन रेज की स्टडी की गई तो ये तीन रेज निकल के आई हमारे सामने, इधर देखना। पहली रेज क्या थी, अल्फा, दूसरी रेज बीटा एंड तीसरी रेज थी हमारी गामा। तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज सामने आई। अल्फा देखा तो इसमें +2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था एंड 4 यूनिट मास था, 4 यूनिट मास था एंड +2 यूनिट चार्ज था। तो ये किस तरीके से बिहेव कर रहे थे, एक हीलियम पार्टिकल की तरीके से, हीलियम एटम की तरीके से बिहेव कर रहा था, चार्ज बट चार्ज हीलियम एटम, 2+ चार्ज होता है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, इस तरीके से बिहेव कर रहा था। बीटा एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था एंड गामा डू नॉट हैव एनी चार्ज, डू नॉट हैव एनी चार्ज। अब मैंने ये रेज क्यों क्या पता है, बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी चार्ज एंड रिजेंबल एज दिस एक्स रेज, इस एक्स रेज की तरीके से बिहेव करता है ये, है ना। अब क्या देखा गया भाई, अब ये दोनों से हमने एक बात निकाल दी कि ये दोनों ही न्यूट्रल होते हैं,
ये बात हमने निकाल दी। हमने देखा कि इन तीनों रेस की डिफरेंट डिफरेंट पेनिट्रेटिंग पावर थी। जैसे एक्स रेस की हाई पेनिट्रेटिंग पावर थी, वैसे ही गामा रेस की भी हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है। इन पेनिट्रेटिंग पावर का एक रेशियो होता है, वो रेशियो देखना। अगर हम इसको अरेंज करें तो सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर हमारी होती है अल्फा की, सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर होती है अल्फा की, उससे ज्यादा हमारी होती है बीटा की, और उससे ज्यादा होती है हमारी गामा की। क्लियर? कितनी ज्यादा? अल्फा के 100 टाइम्स ज्यादा, अल्फा के 1000 टाइम्स ज्यादा। क्लियर? बीटा have 100 time more penetrating power than alpha, and gammas have 1000 time more penetrating power than these alpha. क्लियर? उतार लो इसे, समझ में आ गया हो? मैंने आपको सब चीजें अच्छे से स्टोरी की फॉर्म में समझा दी कि भाई फिर पहले हमारे विलियम रॉन्टेगन साहब आए, उन्होंने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया, फिर हमारे बैक्यूरेल साहब आए, इन्होंने फिनोमेना कुछ नया फिनोमेना बताया, रेडियो एक्टिविटी। किस किस साइंटिस्ट ने, साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा क्या मैंने? हाँ, नाम नहीं लिखा मैंने। तो बैक्यूरेल की इस फिनोमेना के ऊपर किन किन साइंटिस्ट ने स्टडी की? मैरी क्वेरी ने की। मैरी क्यूरी का नाम बहुत ही फेमस है, पियरे क्यूरी, who worked along with him, her sorry, है ना? मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी एंड रदरफोर्ड एंड एक्सेट्रा आज भी बहुत सारे साइंटिस्ट की स्टडी हो। क्या पता एक साइंटिस्ट आप में से निकल जाए जो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर खोज कर दे। ठीक है, मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, रदरफोर्ड ने इसके ऊपर स्टडी की। क्लियर? ये छाप लो। ओके, अब हम डील करेंगे एटम के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर। एटम के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो मॉडल आया हमारा, है ना, सबसे पहला मॉडल कौन सा था? सबसे पहला मॉडल हमारे सामने जो डाल्टन ने रखा था, उसके बाद में जो मॉडल आया था हमारे सामने, वो आया था हमारा, बताओ, तुम बताओ। इस बार मैं देखूंगा, ये 10th की नॉलेज है, तुम बताओ जरा। सोचो सोचो, थोड़ा तो सोचो। सोच लिया? अब मैं बताता हूँ। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन साहब थे, जैसे थॉमसन, वही इलेक्ट्रॉन वाले। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब इनका जो एटॉमिक मॉडल था ना, इट वाज क्वाइट अजम्पशन रादर देन एनी एक्सपेरिमेंटल प्रूविंग, है ना। एक अजम्पशन के तौर पे इन्होंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई थी, वो इन्होंने बताई कि इन्होंने, इनका जो मॉडल था, इसका दूसरा नाम और भी होता है, जैसे इनको, इनके मॉडल को बोला गया प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला गया इनके मॉडल को। रेजिंग पुडिंग मॉडल भी बोला गया। पुडिंग पता किसको बोलते हैं? हलवे को। एक कटोरी में हलवा डाल लो, है ना, उसके अंदर जो बादाम वगैरह होंगे ना, उस तरीके से। एक कटोरी में हलवा डाल लो, उसमें जो किशमिश होंगी वो उस तरीके से। क्या किशमिश को क्या बोलते हैं, हलवे को क्या बोलते हैं, वो भी हम डील करेंगे। या फिर इस मॉडल को हमारे देसी भाषा में बोलेगा तरबूज वाला मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। क्लियर? ये 3 नाम इसको डिफरेंट डिफरेंट दिए गए। इनके अकॉर्डिंग एक कटोरी है, एक एटम ऐसा स्फेरिकल है, मैंने उसको बीच में से काट लिया है ना। इस कटोरी के अंदर जो ये, मान लो ये वाटरमेलन है ना, इमेजिन कर लो, मैं पुडिंग मॉडल के थ्रू अगर पढ़ाऊंगा अंग्रेज बन जाऊंगा, है ना। हमारे देसी तरीका देखा, ये लाल वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, लाल सारा लाल 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 हिस्सा, ठीक है। ये लाल लाल हिस्सा है ना, ये लाल लाल हिस्सा तो बन गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। पॉजिटिव एक चार्ज जो है वो स्फीयर की फॉर्म में अरेंज है, और इसके अंदर जो सीड्स प्रेजेंट है हमारे, वो हो गए हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के तरीके से। क्लियर? इतना देख लिया आपने, ठीक है। सो हमने क्या देखा कि इसका जो ब्लैक रेड वाला पोर्शन है वाटरमेलन का, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इसके जो ब्लू पोर्शन है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, अर्थात ब्लू नहीं या ब्लैक होते हैं वाटरमेलन में, उनको हमने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया। क्लियर? ये हमारा थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था।
यहाँ तक चीजें अगर क्लियर है ना, मजे आ जाएगा आगे। मैंने आपको बताया कि रदरफोर्ड साहब ने रेडियो एक्टिविटी, इस मॉडल में ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है, पर इसमें एक बात आती है कि पहला अटेम्प्ट था किसी का एक एटम के पार्टिकल के बनाने की, मतलब एक एटम का एक स्ट्रक्चरल मॉडल बनाने की। अच्छा एक बात और है ना, इस मॉडल में एक चीज और देखी जा सकती है, खाली जगह बहुत है ना। हैव, एक इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज लिखूं तो हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, क्लियर। अगर मैं ऐसे नहीं बोलूं लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, और वो एम्प्टी स्पेस किससे भरा हुआ है ये बताएंगे आप। लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस की जगह मैं ये बोलूं कि एम्प्टी स्पेस मैं जिसको बोल रहा हूं वो किससे बना हुआ है, रादर टू से एम्प्टी स्पेस इट विल बी सेड it have a lot of portion made up of positively charged particles, portion having positive charge, clear। अब इसी बात को रदरफोर्ड ने पकड़ लिया है ना, उन्होंने बोला कि नहीं मैं इसको झुटला के रहूंगा। क्या कैसे झुटलाया वो, क्या झुटलाया वो देखते हैं अब हम, ठीक है। अब हमारे रदरफोर्ड साहब रेडियो एक्टिविटी पे स्टडी करते करते पहुंच गए मॉडल बनाने, है ना। उन्होंने मॉडल कैसे बनाया वो देखना। तो वी विल बी स्टडीइंग नाउ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो एक्चुअली में एटॉमिक मॉडल नहीं था। उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स ही दिए थे, कोई परफेक्ट एक जैसे थॉमसन साहब ने बनाया उस टाइप में एक परफेक्ट मॉडल ला के सामने नहीं दिखाया। उन्होंने कुछ अपनी पोस्टुलेट दी कि बोले एटम ऐसा 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 होता है, कुछ आप अपने हिसाब से बना लो, है ना। उन्होंने मेनली एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, ठीक है। अल्फा पार्टिकल के सोर्स को बॉम्बार्डिंग की। कैसे बॉम्बार्डिंग की, बीच में रखी एक लीड की सीट, ये मान लो एक लेड की सीट है, पीबी लेड की सीट है, उसमें किया एक होल किया। होल रादर मैं इस तरीके से करूं तो वो ज्यादा बेटर होगा, रुकना। ये पीबी की सीट है काली काली, इसमें मैंने ये वाला पोर्शन एक होल बना दिया, ये इमेजिन करना आप, ये होल है इसके बीच में, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल्स की एक पूरी की पूरी लाइन इसमें से निकल के जा रही है, ठीक है, इसमें से इस तरीके से पास हो रही है। ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है हमारा, ठीक है। इस लेड को क्यों यूज किया, ताकि अगर जो स्कैटर हो रही हो ना अल्फा पार्टिकल्स, वो सारा जो अल्फा पार्टिकल का जो पार्ट है वो ये अब्सॉर्ब कर ले, तो एक रे की फॉर्म में ये आगे बढ़े। अब कई बार 11th के ना उसमें पेपर में पूछ लेता है कि व्हाई लाइट इज यूज्ड, लाइट शीट इज यूज्ड, नीट में पूछ लेता है व्हाई लाइट शीट इज यूज्ड टू अब्सॉर्ब ऑल द अनदर अल्फा पार्टिकल्स। इस अब्सॉर्प्शन की वजह से उन्होंने इस लाइट शीट का यूज किया। फिर क्या किया, इधर इन्होंने एक ली गोल्ड लीफ, इन्होंने ली एक गोल्ड लीफ, ये कुछ मैं इस तरीके से मैं हमारी गोल्ड लीफ बना देता हूं, ठीक है। और एक फ्लोरोसेंट मटेरियल को इस तरीके से अरेंज कर दिया इसके अराउंड, इस तरीके से उन्होंने यहां एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की जुगाड़ कर दी। इमेजिन कीजिए फ्लोरोसेंट मटेरियल की यहाँ इन्होंने जुगाड़ कर दी इस तरीके से, एक इसको ढक लिया बीच में। गोल्ड लीफ को मैं इधर बनाऊं तो बेटर ज्यादा गुड होगा। ये गोल्ड लीफ है हमारी, ठीक है। ये जब ये अल्फा रेज इस गोल्ड लीफ, पतली बहुत थिन गोल्ड लीफ ली ना, गोल्ड लीफ का मतलब समझ ना, एक पतली सी लेयर होगी गोल्ड की बस, है ना। उस गोल्ड लीफ में क्या ऑब्जर्वेशन की उन्होंने, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल है इसके अराउंड, ठीक है, ताकि अगर इनसे अल्फा पार्टिकल टकराए तो हमें दिख जाए। इन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या क्या दिया, अब देखना ना। ये टकराया और इन्होंने देखा, ये सेंटर वाला पोर्शन मान लो तुम, ये रेज इससे टकराई, ठीक है। कुछ मैक्सिमम पोर्शन जो था वो इधर डिफ्लेक्ट करके दिख गया हमें, इधर की तरफ सो हो गया हमें स्क्रीन पे। कुछ में छोटा छोटा डिफ्लेक्शन हुआ, ये छोटे छोटे डिफ्लेक्शन आप नोटिस कर सकते हैं, और कुछ में बड़ा बड़ा डिफ्लेक्शन भी हुआ, ठीक है। पर कुछ में एकदम से 1 in 20,000
1/20,000 बाउंसेस बैक विद 180 डिग्री एंगल। 180 डिग्री के एंगल से वापस लौट गई अल्फा पार्टिकल। देख रहे हो आप गजब के एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने कई सारी पॉसिबिलिटी दी, उसके बारे में अभी हम जानकारी लेते हैं। इसको आप थोड़ा देखिए, इमेजिन कीजिए क्या जानकारी दी होगी। इसको हम इरेज कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं आगे। तो अभी मैंने क्या क्या चीजें बताई आपको। देखो कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो अल्फा पार्टिकल्स का था वो छोटे मतलब यूं कहीं पास कर गया। कुछ छोटे छोटे डिफ्लेक्शन हुए देखो ऐसे इस टाइप के, और कुछ ज्यादा डिफ्लेक्शन हुए। वो 1/20,000 मतलब 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा था जो ऐसे वापस डेविएट किया। तो आपके मन में कारण आया होगा कि सर थॉमसन भाई साहब ने तो बताया था कि सारे पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होता है, और मैंने ही आपको बताया था कि अल्फा चार्ज में पॉजिटिव होना था, तो उसको ज्यादातर पार्ट वापस आना चाहिए था। ये तो ज्यादातर बाहर ही जा रहे, तो बात गलत हो गई। और पहली चीज रदरफोर्ड ने यही कही कि भाई मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है, इसके जो कंक्लूजन थे वो हम यहाँ लिख लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। ये इनका पहला पॉइंट बन गया, एक ऑब्जर्वेशन बन गई। दूसरा इन्होंने बताया कि ऑब्जर्वेशन की कि जो इन्होंने इनके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस जो था वो बहुत छोटा है इनके अकॉर्डिंग, है ना। इन्होंने ऑब्जर्वेशन की और बताया कि न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल और सेंटर में लोकेटेड है, सेंटरली लोकेटेड है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। और स्मॉल कितना स्मॉल कि मान लो अगर क्रिकेट के बॉल के जितना न्यूक्लियस है तो 5 किलोमीटर जितना एटम होगा। इमेजिन कर सकते हो तुम साइज। अगर एक क्रिकेट की बॉल लूं मैं, ये इमेजिन कर लो मेरे पास में क्रिकेट बॉल है, तो ये क्रिकेट बॉल अगर न्यूक्लियस है तो इसके रेडियस के 5 किलोमीटर के अंदर अंदर पूरा एटम होगा। एजम्पशन के तौर पे लें तो जैसे, अच्छा थॉमसन में मैं एक बात पता भूल गया आपको, उन्होंने बताया था कि इसकी रेडियस जो होती है, एटम की रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है ना, किसकी रेडियस, एटॉमिक, वो लगभग इक्वल होती है 10⁻⁻10 मीटर के। और जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है, न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो रेंज में होती है ऑफ 10⁻⁻15। फ्रेंड्स देख लो बस, तुम यहीं से इतना ही इमेजिन कर लो तुम। इनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये सब चीजें बताई रदरफोर्ड साहब ने। और क्या क्या बताया भाई इन्होंने ये बताया कि भाई इसके अलावा जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया ना, इनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इन सर्टेन ऑर्बिट्स में है, सर्टेन ऑर्बिट्स में प्रेजेंट है और रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये बात निकाली, क्लियर की। ये स्ट्रक्चर कुछ आप सोलर सिस्टम जैसा रिजेंबल कर सकते हैं। सोलर सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है ना, न्यूक्लियस मान लो हमारा सन है और बाकी पूरा एटम हमारा जो 9 या 8 प्लैनेट्स हैं वो कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तरीके से, और वो ऑर्बिट में, फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं अराउंड दैट न्यूक्लियस। इस तरीके की इन्होंने बात कही, ठीक है। इमेजिनेशन पे बेस्ड था पूरा केस। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये सब चीजें प्रूव करने की कोशिश की अपनी। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या चीजें बताई भाई, इसके अलावा, अच्छा पहले ये चीज देख लो आप ना एक बार, ये सब देखो, क्लियर, देख लिया, नोट कर लिया। और क्या बताया इन्होंने, और ये बताया, अच्छा मैंने ये बता दिया तुम्हें कि ये स्मॉल एंगल से डेविएट क्यों हुई। स्मॉल एंगल से इसलिए डेविएट हुई यहाँ कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा एक चीज और भी नहीं बताई भाई, अरे इतना मिसिंग कैसे चल रहा है। जो न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर प्रेजेंट होता है पॉजिटिव चार्ज। इन्होंने ऐसा कहा टोटल पॉजिटिव चार्ज इज स्टोर्ड इन दिस न्यूक्लियर रीजन।
बाहर नहीं होता, पूरा खाली प्रेजेंट होता है, सिर्फ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, एटम्स में इतनी जगह बाकी है। इस 10⁻⁻10 में से 10⁻⁻15 रेडियस का न्यूक्लियस प्रेजेंट, उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, बाकी पूरे एटम में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और मोस्ट ऑफ द एटम खाली पड़ा रहता है। ठीक है, और अब बात यह आई कि जब अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को छोटी जगह में या किसी भी चार्ज पार्टिकल को जितना छोटा हम कंस्ट्रेंट करेंगे उतना उसका फोर्स ज्यादा हो जाता है ना। तो ये जो स्मॉल एंगल के डेविएशन जो हुए थे ना, ये रिपल्सिव फोर्स की वजह से होती है। अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज होता है, मैंने बताया आपको भी थोड़ी देर पहले ही, है ना। तो ये स्मॉल डेविएशन उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से हुई थी, और ये 180 डिग्री का जो आप देख सकते हैं, ये रिपल्शन हुआ ड्यू टू डायरेक्टली बोम्बार्डिंग ऑन दैट न्यूक्लियस। 20,000 में से एक हुआ है भाई, बहुत रेयर केस है ना। रेयर केस में ये वापस आता है। ठीक है, क्लियर, कट टू कट बातें थी, ये सब चीजें इन्होंने समझाया। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, और ये जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, दे आर बाउंडेड, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स are bounded by specific electrostatic force। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम का फोर्स प्रेजेंट होता है। ये सब चीजें इन्होंने समझाई। क्लियर हो जानी चाहिए चीजें आपकी। अब डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट में फोड़ दो। और हाँ, एक बात यार, लाइक नहीं करते तुम, लाइक के बटन के साथ में मतलब कुश्ती खेल रहा हो तुम, उसको दबा दबा कैसे कर दो, यूट्यूब वाले बोले अरे सर माफ कर दो, बस इतनी लाइक्स हो गई, अब हम नहीं देख सकते इतनी लाइक्स, है ना। इतना मजेदार बना दो इस लेक्चर को तुम। क्लियर, ये सब चीजें नोट कर लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गई नोट? सो गाइज, ये आप सबने देख लिया। अब हम कुछ जनरल फिनोमेनन की बात करेंगे एटम के अंदर। आज इतना ही करेंगे, आज का लेंथी हो गया लेक्चर, है ना। काफी सारी चीजों की डील कर ली हमने, पर कोई बात नहीं, आज हम निराश होकर घर पे नहीं जा रहे हैं। हमारे पास में इतना अच्छा मोटिव है कि आज हमने इतना सारा सिलेबस, इतनी सारी नई नई चीजों के बारे में सीखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर आपको चीज समझ में आ रही है तो टाइम की तो कोई बात नहीं है, चीजों को समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ 2 टर्म निकाल के लेके आता हूं। जैसे जैसे हमारे पास में एटम के नंबर बढ़े ना, हमें जरूरत फील हुई ऑफ एटॉमिक नंबर, स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर की जरूरत फील हुई, और एक स्पेसिफिक एटॉमिक मास निकालने की जरूरत हुई। मास तो चलो ऑलरेडी एटम्स में प्रेजेंट होता है। सो हमने क्या किया पता है, हमने एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया रख दिया एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस के लिए। हमने कहा कि एक एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या रैदर मैं कहूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। चीज समझ में आई? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ये हमने कह दिया। एंड हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको नाम दिया जेड। क्या नाम दिया? जेड। एटॉमिक मास की बात करें, हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन दी बाय अवर सिंबल ए। क्लियर? और हमने इसके लिए क्राइटेरिया दिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूक्लियन पार्टिकल्स। अच्छा, मैंने न्यूक्लियन पार्टिकल एक टर्म नहीं बताई आपको, ये भी मैं आपको बताता हूँ, बट यहाँ एक बॉक्स बना के हम क्लियर करते हैं न्यूक्लियन पार्टिकल क्या होते हैं। इफ मैं कभी भी अगर बात करूं न्यूक्लियन पार्टिकल्स, तो न्यूक्लियन पार्टिकल्स का मतलब है कि न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स हैं, और न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। 2 पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? जल्दी जल्दी नाम बताओ, फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए। ये हमारा क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर हो गया? जितना भी मास है वो सारा कंस्ट्रेंट होता है, ये भी मैंने नहीं बताया, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स और सामने आ गए हमारे। जितना भी मास है वो सारा कंस्ट्रेंट होता है हमारे किसमें? न्यूक्लियर पोर्शन में। कंस्ट्रेंट होता है किसमें? न्यूक्लियस में। चीजें ध्यान में तब आती हैं जब हम चीजों को ज्यादा से ज्यादा
अच्छा पता है कई सारे टीचर्स होते हैं जितना डीप पढ़ा देते हैं ना, क्लासेस चला देते हैं 2-2 घंटे की, पर जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही पढ़ लो, पर आना चाहिए चीज़ों के बारे में, नॉलेज होनी चाहिए। यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन पार्टिकल जितने होंगे उसका उतना मास होगा, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जितना होगा उसका टोटल नंबर, उसका एटॉमिक, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उसका एटॉमिक नंबर होगा। डिनोट कैसे करते हैं? कार्बन कर लेते हैं हम एग्जांपल। हम किससे बने हैं? मेनली वी आर मेड ऑफ दिस एलिमेंट कार्बन। ट्रिक क्या याद रखने की, हम भूल जाते हैं कि एटॉमिक मास किधर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर किधर लिखते हैं। तो वी राइट एटॉमिक मास ऑन टॉप ऑफ द एटम एंड एटॉमिक नंबर एट द बॉटम ऑफ द एटम। याद करने की ट्रिक, ए क्या है? पहले आता है तो उसको पहले ऊपर की पोजीशन देंगे, ठीक है। जेड क्या है? बाद में आता है, एबीसीडी में है, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जेड बाद में आता है तो उसको नीचे की पोजीशन देंगे। क्लियर? याद रखने की ट्रिक है। ए पहले आता है तो उसको पहले पोजीशन, जेड बाद में आता है तो उसको नीचे रख देंगे। क्लियर? अब मुझे 2 टर्म्स और बतानी है, उसके बाद में छुट्टी। मुझे बताना आपको अबाउट 2 टर्म्स। पहली टर्म जो आई वो आई आइसोबार्स। व्हाट आर आइसोबार्स? और दूसरा जो टॉपिक मुझे बताना वो आपको बताना आइसोटॉप्स। क्लियर? आइसोबार्स क्या होते हैं और आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जब हम बात करें कि व्हेन एटम्स हैव डिफरेंट, क्या डिफरेंट? जेड, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, बट हैव सेम ए यानी एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल वी कंसिडर, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो आइसोबार्स में सेम मास हो, सेम मास की मैं बात करूं तो 14C कार्बन, ये क्या है? हमारा एटॉमिक नंबर, मैंने नीचे रख दिया। 14 इसका मास है। एंड नाइट्रोजन, इसका मास क्या लिखा जाएगा? ऊपर 14 और 7। ये कार्बन में एक मतलब और स्टेट प्रेजेंट होती है नेचर में जिसमें 14 मास होता है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। और एग्जांपल अगर मैं अब आइसोटोप की बात करूं, व्हेन एटम हैव सेम ए बट डिफरेंट जेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहला तो हमारे कार्बन ही आ गया ना। कार्बन का मास आपने 12 सुना होगा, तो 6 इट्स एटॉमिक नंबर, 6 एटॉमिक नंबर, 6 एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। पर मास 12, 13, 14 ये स्टेजेस की प्रेजेंस हो सकती है। इनको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स एंड दीज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। और एग्जाम्पल लें, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। इधर आपको नहीं दिखेगा ना, तो मैं इधर लिख, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, इनका मतलब सिंबल सेम ही रहेगा हाइड्रोजन का, पर ये 3 आइसोटॉप्स होते हैं जिसमें इनका एटॉमिक नंबर सेम, बट मास कितना? पहले का मास कितना बताओ? फर्स्ट का हाइड्रोजन का जो मास आएगा वो आएगा 1 हाइड्रोजन का, ड्यूट्रियम का 2 एंड ट्रिटियम का 3। इसमें न्यूट्रॉन के पार्टिकल जो है उनका नंबर बढ़ जाता है, न्यूट्रॉन ज्यादा बढ़ जाता है, प्रोटॉन उतना ही रहता है। ऐसे केस में आइसोटॉप बनता है जब प्रोटॉन का नंबर डिफर होता है और न्यूट्रॉन सेम रहते हैं, तो आइसोबार्स बनते हैं। क्लियर हो गई ये चीज? समझ में आ गया? इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, है ना। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया। भाई हम साथ में मिलके फाड़ डालेंगे सब चीजों को। पर क्यों? मैं मतलब आज तक की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि एक ही सिंगल टीचर फिजिक्स भी पढ़ाएगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाएगा एंड बायो पढ़ाएगा। रेदर फिजिक्स मेरे जोन की नहीं है, आई विल अरेंज फॉर समवन, बट आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल्सो द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो टुगेदर ऑफ बोथ 11th एंड 12th क्लासेस। बायो हमारा चल रहा है जिस तरीके चलने दें या फिर बोर्ड पे करें, इसका भी आप कमेंट में जरूर लिख के देना। वीडियो को प्लीज अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाए। हमारी फैमिली को हमें जल्दी से जल्दी 1000, अभी मैं 1000 बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा चलो आपके लिए, पर 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। एज सुन एज पॉसिबल आप इतना कंप्लीट करेंगे, मेरी तरफ से आपको डेयरी मिल्क फ्री, ठीक है। जिसने मेरा जो बंदा मेरा 500 सब्सक्राइबर हुआ उसको मेरी तरफ से डेयरी मिल्क भेजूंगा, ठीक है। जो इच्छा वो चॉकलेट का नाम और लिख देना, ठीक है, वो भी भिजवा देंगे, अगर डेयरी मिल्क नहीं पसंद। डेयरी मिल्क वालों अगर कॉपीराइट स्ट्राइक डालिए ना, मार डालूंगा। चॉकलेट का प्रमोशन कर रहा हूँ, लो 2 पैसे, मुझे 2 पैसे देने चाहिए तुम्हें, ठीक है। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना,